बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 14 बरस कैद जनरल फैज हमीद को सुना दी गई है। 4 अकाउंट्स हैं, चारों में उनका जुर्म साबित होता है ISPR की जानिब से बताया गया। पहला अकाउंट है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की सजा। दूसरा अकाउंट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की सजा। तीसरा अकाउंट है इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल की सजा। चौथा अकाउंट है कई अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने की सजा। ये ISPR के वर्ड्स हैं और जो ISPR की जानिब से डिटेल लिखी गई है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। फिर जनरल फैज हमीद क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इससे आगे क्या होगा, और माजी की मिसालें फौजी अदालतों से सजा के बाद हमारे सामने क्या हैं, इसकी बात करेंगे। देखें, ISPR की तरफ से बताया गया कि 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, जो मजमूई तौर पर 15 महीने तक जारी रही। मुलजिम पर 4 इल्जामात में मुकदमा चलाया गया। ये चारों मैंने बता दिए। इसमें जो ISPR के वर्ड्स है, जो ISPR की प्रेस रिलीज है, उसमें आखिरी चीज लिखी हुई है अफराद को गैर कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचाना शामिल है। अच्छा, तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने मुलजिम को तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दे दिया और 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई, जिसका ऐलान 11 दिसंबर 2025 को यानी कि आज किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजों की मुकम्मल पासदारी की। मुलजिम को अपने दिफा के लिए पसंद के वकला की खिदमात हासिल करने समेत, ये मियां अली अशफाक साहब इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील करने का हक हासिल है। सियासी अनासिर के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के जरिए जाती मुफाद पर मबनी सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मुताल्लिका मामलात में उसकी मुबैयना शमूलियत का अलग से जायजा लिया जा रहा है। तो 9 मई, मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि 9 मई का जनरल फैज हमीद का केस अभी बाकी है, उसमें सजा होना बाकी है, क्योंकि क्या लिखा है, सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के जरिए। सियासी अनासिर तो इमरान खान साहब, उनकी जमात और उनके दीगर लोग, उनके साथ मिली भगत के जरिए जाती मुफाद पर मबनी सियासी अफरा तफरी। जाती मुफाद, फैज हमीद साहब ये चाहते थे, मैं इसको खुद ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, या ISPR की जानिब से नहीं बताया गया, लिखा गया है कि क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन के डी कोड करते हो क्या होगा। सियासी अफरा तफरी, जाती मुफाद, फैज हमीद साहब खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, 9 मई करवाया और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ थे, और जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, जब वो पिंडी में उन्होंने जलसा किया था, तो ये उसके हवाले से आर्मी चीफ बनने से 2-4 रोज पहले, तो जाती मुफाद पर मबनी सियासी अफरा तफरी, ये उसकी बात हो रही है। अदम इस्तेहकाम पैदा करना, 9 मई की बात हो रही है। दीगर मुताल्लिका मामलात और कुछ मामलात, इनमें उसकी मुबैयना शमूलियत का अलग से जायजा लिया जा रहा है। तो ये जो फैज हमीद साहब हैं, उनके अभी कुछ मामलात बाकी हैं, कुछ का फैसला हो गया है, ये हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उन पर जब केस चलेगा और उसमें सियासी अनासिर, तो फिर इमरान खान साहब का वो मामला भी फौजी अदालत में जाना है और वहां फैज हमीद साहब को जो सजा होगी, अभी केस उनका वो भी बाकी है, तो फिर उसमें इमरान खान साहब को भी सजा दी जा सकती है। 9 मई का इमरान खान का फौजी अदालत का मुकदमा। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि इन जुमलों का मतलब यह है, अभी फैज हमीद साहब के मामलात अभी क्लोज नहीं हुए, अभी मजीद खबरें आना बाकी हैं। ये बड़ी खबर आ गई है, मजीद खबरें अभी इस सिलसिले में और आएंगी। ये हमारे सामने सिचुएशन आ रही है। फैज हमीद साहब जो हैं, उनके बहुत करीबी लोगों से मैंने कई बार राब्ता करके आपको ये चीजें दी और मैंने बताया कि यहां पहले मरहले पर
سزا ہو جائے گی۔ ان کے قریبی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی دانست میں اس عدالت میں بھی اس کارروائی میں اپنی بے گناہی ثابت کی، اور ورڈکٹ جو بھی ہو ہم فیز 2 میں، فیض حمید کے لیے فیز 2 میں ریلیف حاصل کر لیں گے، یہ ہمیں یقین ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ فیز 1 میں سزا ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اس جملے کا کہ اگر فیز 2 میں ہمیں ریلیف ملے گا تو فیز 1 میں نہیں ملے گا، تو آج فیصلہ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ بن رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ فیض حمید صاحب کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے میری ان کے قانونی مشیر سے بات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا کہ اب چیف آف ڈیفنس اسٹاف، فیلڈ مارشل، اس کیس میں آرمی چیف، بندہ آرمی کا ہے تو آرمی چیف کے پاس اپیل جائے گی، آرمی چیف صاحب کے پاس، عاصم منیر صاحب کے پاس اپیل جائے گی، اور رد ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ جائے گی ہائی کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد جائے گی سپریم کورٹ میں یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، یہ بھی ہمیں پتہ چلنا باقی ہے۔ یہ اس کا اب اگلا مرحلہ ہے۔ یہ چونکہ آئینی معاملہ نہیں ہے تو اس لیے میری رائے میں یہ سپریم کورٹ میں جائے گی، اور سپریم کورٹ میں سنی جائے گی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ کیونکہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ آرمی ایکٹ کی پیداوار ہے، براہ راست آئین کی پیداوار نہیں ہیں، تو اس لیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتی ہے۔ میری جن ماہر قانون سے بات ہوئی، ظاہر ہے کہ میں لائر نہیں ہوں، تو میں نے اس کو سمجھنے کے لیے جن صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ فوجی عدالت کیا آئین کی پیداوار ہے، جیسے آئینی عدالت آئین کی پیداوار ہے، سپریم کورٹ آئین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ آئین کی پیداوار ہے، لیکن جو فوجی عدالت ہے وہ آرمی ایکٹ 1952 کی پیداوار ہے۔ اسی طرح سے نیوی کی عدالت، ایئر فورس کی عدالت، تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گی، ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے ابھی دیکھنا ہوگا۔ وہاں پہلے کیا ہوا ہے؟ 1999 میں سزا ہوئی تھی، لیفٹیننٹ کرنل تھے منیر احمد گل صاحب، ان کے پراپرٹی کنسیل کرنے کے، ٹیکس کے معاملات تھے، مالی فراڈ کے معاملات تھے، ان کو فوجی عدالت سے سزا ہو گئی تھی۔ غالباً 2009 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزا کے خلاف فیصلہ دیا تھا، فوجی عدالت سے دی گئی سزا ختم کر دی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے، اچھا یہ بھی بڑا معاملہ تھا، مالی معاملہ تھا، اور جو سزا کم تھی، پشاور ہائی کورٹ نے 70 دہشت گرد، ان کی سزائیں 70 کے قریب تھے، 70-72 کو جس طرح کا نمبر تھا، ان کی سزائیں ختم کی تھیں۔ غالباً 2018-2019 کا معاملہ تھا، یا 17-18 کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی برقرار رکھا، فوجی عدالت نے سزا دے دی دہشت گردوں کو، پشاور ہائی کورٹ نے بھی برقرار وہ فیصلہ ختم کیا، سپریم کورٹ نے برقرار رکھا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ تو اب یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے آئے گا، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ان کے قریب ترین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم دوسرے حصے میں ریلیف حاصل کر لیں گے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے، پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ خبر ایکسپیکٹڈ خبر تھی، اور خبر بھی یہی ایکسپیکٹڈ تھی کہ سزا ہوگی، لیکن پھر بھی اس سے اچھا خاصا بھونچال آیا ہے۔ اب اس کے بعد ناصر مدنی صاحب کا معاملہ دیکھیے۔ ناصر مدنی صاحب لاہور میں گرفتار کر لیے گئے، ریلیجس اسکالر ہیں، بہت مزیدار سے دلچسپ سے انداز میں لطیفے سناتے ہوئے اور چٹکلے سناتے ہوئے، کئی بار سوشل میڈیا میمز پہ بات کرتے ہوئے، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بڑے فیمس ہیں ناصر مدنی صاحب، بات کرتے ہیں، تو گرفتار کر لیے گئے۔ اس سے پہلے ایک بار ان کو کسی نے اٹھایا تھا، اٹھا کے مارا پیٹا تھا، ان سے ان کے سوشل میڈیا ہینڈل وغیرہ چھین لیے تھے۔ اب کی بار گرفتار ہوئے ہیں، کیوں گرفتار ہوئے ہیں؟ میری ان کے قریبی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میرا نام نہ لیجئے گا، لیکن ناصر مدنی صاحب کو ان کی دانست میں گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بڑی تنقید کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو 76 وجنے اللہ رب العزت کے دربار میں، کیونکہ وہاں خادم رضوی صاحب شکایت کریں گے، اور خادم رضوی صاحب شکایت کر کے بتائیں گے کہ اللہ میں تیرے محبوب کا، میں تیرا جو مقدمہ ہے وہ لوگوں کے درمیان رکھ رہا تھا، اور انہوں نے میری بیٹیوں، میری بہوؤں کے دروازوں کو توڑا، ان کی چادروں پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ سعد رضوی، انس رضوی کے گھر میں خواتین تک کو ہم نے دیکھا تھا کہ سامنا کرنا پڑا تھا مصیبتوں کا۔ تو ناصر مدنی صاحب یہ بات کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے ناصر مدنی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب، کوئکلی 2 سے 3 چیزیں ہیں۔
सुहेल आफरीदी साहब की टीम की जानिब से एक सवाल किया गया है। लेडी रेडिंग अस्पताल का गालिबन मामला है, वहां एक डॉक्टर साहब जो हैं उनसे सवाल किया गया कि वजाहत दीजिए, सुहेल आफरीदी साहब आए थे, आप बैठे रहे, ये आपने क्यों किया, ये आप कैसे कर सकते हैं? यानी सुहेल आफरीदी साहब क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के रास्ते पर चल रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, जो यूं उंगली हिला के किसी को भी मुअत्तल कर देते हैं? एक ऑफिसर है, उसका ऑफिस है, वो आपके आने पर अपनी कुर्सी पर बैठा रहा तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। देखिए, वो जो हमारे सामने पेपर है ना, वो पेपर जो जिस तरह की चीज बता रहा है, उससे तो लग रहा है कि पहला गुस्सा, बुनियादी गुस्सा इस बात पर है कि क्यों बैठे रहे डॉक्टर साहब। सुहेल आफरीदी साहब की टीम की जानिब से यह सवाल किया गया है। तो मैंने पूछा कि फर्श नशी आदमी है, आजिज़ सा बंदा है, क्या जिल्ले इलाही बन गए सुहेल आफरीदी साहब? ये क्या किया गया है? अब इसमें लिखा है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल है LRH, ऑन 25/11/2025 टू सी द विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट अटैक ऑन फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स, यू फेल्ड टू हैंडल सिचुएशन। आप सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल करने में नाकाम हुए, एंड रिमेन्ड सीटेड, आप तो बैठे रहे थ्रू आउट द इंटरेक्शन। वजीर आला साहब आपसे बात कर रहे थे, आप आराम से बैठे हुए थे। यू नीदर इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ, आप खड़े होकर अपना इंट्रो करवाते टू हिम, नोर प्रोवाइडेड एनी ब्रीफिंग रिगार्डिंग द इंजर्ड पेशेंट्स। ये वाली बात ठीक है, ये वाली जो बात है ना कि आपने जो जख्मी हैं उनके बारे में मालूमात भी नहीं दी, इस बात पर मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आप जवाब मांगे, लेकिन ठीक है, एक बंदा खड़ा हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, हो सकता है कोई उज्र हो, कोई भी उज्र हो, मतलब उसको कोई चोट लगी हो, वो बीमार हो, बहुत देर से काम कर रहा हो, और या वो ना चाहता हो, तो खैर है, आपके आने पे कोई खड़ा नहीं हुआ तो क्या हो गया, मतलब कोई कयामत आ गई, तो ना करें, बाकी आम हुक्मरानों वाले काम ना करें। आप यंग आदमी हैं और आप एक तब्दीली की अलामत है, तो तब्दीली की अलामत बन के रहें, ये मेरी सुहेल आफरीदी साहब से दरखास्त होगी। आखिरी चीज, ईमान मजारी साहिबा, उनके केस में हुआ यह है कि कार्रवाई से जो मजुका साहब की अदालत में हो रही थी, रोक दिया गया है, वगरना 7 साल की सजा, 7 साल की सजा, 7 साल की सजा। एक तर्जुमान सहाफी और दीगर लोग ये हमें बता रहे थे कि देखना ईमान मजारी के साथ क्या होता है। तो एक तो ये रोक दिया गया, और वहां पर मैं ये देख रहा था कि ये जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि ये केस अदालत से ज्यादा तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मजूका साहब ने 5 बार तारीख दी है कि थोड़ी देर बाद फिर आ जाओ, अदालत फिर समाअत करेगी, और जिस तरह से वो हो रहा है कि वो बता रहे हैं जनाब हम अगली अदालत में चले गए, नहीं जी समाअत जारी रहेगी, नहीं जी ये होगा, जी आज लेकर आए, जी वो पेपर घर में, नहीं जी अभी करें। तो वो जिस तरह से कर रहे हैं उस पर एतराज था, लेकिन बहरहाल अब ये हो गया है। नॉर्वे के सफीर ने चीखें निकलवाई हैं। नॉर्वे के सफीर साहब जो हैं वो पहुंचे ईमान मजारी की इस समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहां बाज तर्जुमान सहाफियों को बड़ी तकलीफ है कि नॉर्वे का सफीर क्यों पहुंचा है, और हुकूमत पाकिस्तान पूछे कि आप कैसे गए। ठीक है, पूछ लें, अच्छी बात है, आपको जवाब मिल जाएगा। आप पूछेंगे, नॉर्वे का सफीर यहां जवाब देगा, अपनी हुकूमत को भी बताएगा, वैसी दुनिया को तशवीश है और तशवीश हो जाएगी। तो हमारे यहां जिस तरह के हालात हैं, उन हालात में बहुत बड़ी खबरें भी और बहुत बड़ी चीजें भी बहुत छोटी लग रही हैं कि अदालत कहती है ये कैसे किया, और फिर उसके बाद एक बाकायदा तौर पर सिलसिला शुरू होता है कि इससे पूछो ये कैसे कर सकता है। यानी ईमान मजारी को बाकायदा दहशतगर्द बना दिया गया कि ये कैसे कर सकता है जो कुछ इसने किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।